हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी विवेक गोयल एंड वंस अगेन आई एम विद यू विद अ ब्रांड न्यू सीरीज। और इस सीरीज में हमारे वीडियोस कवर करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2017 टेक्स्ट पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। इन एवरी लेक्चर्स जो यूजुअली बेटा हम करते हैं 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे, चाहे आप सेट ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, व्हाटएवर। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने पेपर में चेक कर लीजिएगा जो इस वीडियो के साथ आपका कनेक्ट करेगा, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप सीक्वेंस में चेक कर सकते हैं। These videos are recorded as per assessment year 2017-18 जो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल था। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, यूजुअली हमेशा से ऐसा रहा है दैट बेटा सीएस एग्जाम के टेक्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन कम से कम गलत होता ही है, चाहे वो प्रैक्टिकल मिस्टेक हो या फिर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। However, जून 2017 एग्जाम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बेटा, देयर वर एम्पल ऑफ मिस्टेक्स। और प्रैक्टिकल मिस्टेक्स भी थी, टेक्निकल मिस्टेक्स भी थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स भी थी। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हम रॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पर। शोले इस सीरीज में तो वो कवर होंगे, एक अलग सी वीडियो भी मैं आपको बनाकर उस पर दूंगा सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। Question number 1. Rakesh acquired a motor car for 3 lakh rupees from his friend non-relative when the fair market value of motor car was 5 lakh rupees. The amount liable to tax in the hands of Rakesh from the transaction is. बेटा ये हमारा टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट से रिलेटेड है। और इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट की बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ एसेट हमें समझना बहुत जरूरी है। एसेट की डेफिनेशन में बेटा मोटर कार कवर नहीं होती है। यहां पर राकेश ने जो एक्वायर की है बेटा, ये मोटर कार एक्वायर की है, देखिए, ठीक है। 3 लाख रुपए में मोटर कार ली है, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख, मतलब लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू लिया गया है। तो यस, अगर ये कार की जगह ज्वेलरी होता तो फिर हम इसके ऊपर इनकम कैलकुलेट कर सकते थे, बट मोटर कार इज नॉट एन एसेट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गिफ्ट्स, या फिर जब एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ली गई है। सो बेटा यहां पर हम इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे एंड हमारा जो आंसर होगा दैट इज नेल। नेक्स्ट, ये भी सेम चैप्टर से हमारे पास है टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चंस रहे थे बेटा इस चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर 2, बट दिस इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म वेयर ए फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी बीइंग शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी विदाउट कंसिडरेशन। बेटा ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। गिफ्ट के टैक्सेशन का एक मेन फंडा है जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूं। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस हमारे पास कंसेप्ट क्या है, अगर आपको एसेट मिल रही है और एसेट में मिलने वाला बेनिफिट 50,000 को क्रॉस करता है तो पूरा बेनिफिट टैक्सेबल। बेटा यहां पर लिखा है दैट अगर एक फर्म या क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेटा, ठीक है। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कोई भी व्यक्ति, ठीक है, क्या ट्रांसफर करता है, शेयर्स, और शेयर्स किसके, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विदाउट कंसिडरेशन मतलब गिफ्ट में मिले हैं, तो ये किस सिचुएशन में टैक्सेबल होता है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है। करेक्ट आंसर इज होल ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल इफ एक्सीड 50,000 रुपीज। तो बेटा जो शेयर्स मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं गिफ्ट में, अगर इनकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए को क्रॉस करती है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। थियोरेटिकल है ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट, नाउ दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके ऊपर हम करेंगे कैलकुलेशन। मिस्टर शिवा गिफ्टेड अ लेट आउट प्रॉपर्टी बिल्डिंग, Mr. Shiva gifted a let out building which fetched rental income of 10,500 per month to his son's wife on 1/11/2016। मतलब फादर इन लॉ ने अपने डॉटर इन लॉ को एक मकान गिफ्ट कर दिया है जो ऑलरेडी किराए पर चल रहा है, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर्टी से किराया आता है 10,500 पर मंथ, और फादर इन लॉ ने अपने डॉटर इन लॉ को, मतलब बेटे की बहू को, ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है। कब की है बेटा, 1 नवंबर 2016, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं, यहां पर अगर क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो देखिएगा बेटा, यहां पर
1 अप्रैल 2016 से लेकर अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2016 तक ये प्रॉपर्टी थी फादर इन लॉ के पास, ठीक है। और उसके बाद 1/11/16 से लेकर 31 मार्च 2017 तक अगर बात करें ये किसके पास है, डॉटर इन लॉ के पास। मतलब ये हमारे पास है कुल मिलाकर 7 मंथ्स और बेटा ये हमारे पास है 5 मंथ्स, ठीक है। मतलब पहले 7 मंथ्स का किराया रिसीव कौन कर रहा होगा, फादर इन लॉ, और बाकी बचे हुए 5 मंथ्स का प्रॉपर्टी का रेंट कौन रिसीव कर रहा होगी, डॉटर इन लॉ, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। The municipal tax of 6,000 on the property was paid on 10/1/16। 10/1/2017 को प्रॉपर्टी पर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया गया। म्यूनिसिपल टैक्स की रिडक्शन बेटा पेड बेसिस पर होती है, और क्योंकि ये पे किया गया है 10 जनवरी 2017 और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं दैट ये जो 6,000 रुपए है ये डॉटर इन लॉ ने पे किया होगा, ठीक है। The total income from all other sources computed amounts to 2,60,000 except income from the above said property. His total income chargeable to the tax is। अब यहाँ पर हमें बताना क्या है, हमें यहाँ पर फादर इन लॉ मतलब शिवा के बारे में बात करनी है। शिवा की जो अदर इनकम है वो है बेटा 2,60,000 रुपए, ठीक है। और ये कंप्यूटेड है, मतलब आपको इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है, 2,60,000 ऑलरेडी है। अब हमें ये चेक करना है कि शिवा ने जो प्रॉपर्टी पहले 7 मंथ्स अपने पास रखकर किराया कमाया है और उसके बाद डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर किया है, तो इसके ऊपर क्या कंसेप्ट एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। बेटा जब फादर इन लॉ अपने डॉटर इन लॉ को, मतलब जब एक इंडिविजुअल अपने सन्स वाइफ को हाउस गिफ्ट करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, तो बेटा इसके ऊपर क्लबिंग कंसेप्ट एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पहले 7 मंथ्स की इनकम है बेटा ये फादर इन लॉ के हाथ में कैलकुलेट की जाएगी और फादर इन लॉ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। फादर इन लॉ के हाथ में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फादर इन लॉ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, बराबर, ये आसान है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटे, जो बाकी 5 महीने की इनकम है इस इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्लबिंग का मेन कंसेप्ट होता है कि कैलकुलेट करेंगे उस व्यक्ति के हाथ में जिसने पैसा कमाया है। तो बेटे ये इनकम कैलकुलेट होगी डॉटर इन लॉ के हाथ में, और फिर जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये क्लब हो जाएगा किसके हाथ में, फादर इन लॉ के हाथ में क्लब हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो इनकम हमें कैलकुलेट करनी है ये फादर इन लॉ के हाथ में करनी है, सॉरी डॉटर इन लॉ के हाथ में करनी है, मगर ये टैक्सेबल किसके हाथ में होगी, फादर इन लॉ के हाथ में होगी। तो चलो पहले 7 मंथ्स की इनकम कैलकुलेट करते हैं। पहले 7 मंथ्स की इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो रेंट है 7 मंथ्स के अगर हम बात करते हैं बेटा, जो रेंट है ये है 10,500 पर मंथ। इट वाज 10,500 पर मंथ, ठीक है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ्स। जस्ट मैं एक कैलकुलेटर ले लेता हूं अपना। चलिए 10,500 हमारे पास आ गया बेटा ये। सो 10,500 मल्टीप्लाई फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ्स, इट कम्स आउट 73,500 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है, तो ये जो 73,500 है बेटा यही हमारी जीएवी है, यही हमारी एनएवी है। इसमें से हम केवल एक ही अमाउंट माइनस कर पाएंगे, 30% की स्टैंड डिडक्शन, ठीक है। तो 30% की स्टैंड डिडक्शन अगर हम माइनस करते हैं 22,050 रुपीज, तो जो टैक्सेबल अमाउंट आता है 51,450, ठीक है। तो फादर इन लॉ के हाथ में जो अपनी रेंट टैक्सेबल हो रहा है दैट इज 51,450। अब जो डॉटर इन लॉ के हाथ में इनकम हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 5 मंथ्स। सो 10,500 मल्टीप्लाई विथ 5, 52,500, ठीक है। और हमने एजम्पशन क्या ली थी, दैट म्यूनिसिपल टैक्स हम एज्यूम कर रहे हैं डॉटर इन लॉ ने पे किया होगा, ये कितना था 6,000 रुपीज। सो हमारे पास जो एनएवी आ जाएगी ये 46,500, और इसका हम माइनस करेंगे 30% स्टैंड डिडक्शन, 13,950, और जो नेट अमाउंट बचेगा ये होगा 32,550, ठीक है बेटा। तो ये 51,450 अपनी इनकम है फादर इन लॉ की, और ये 32,550 डॉटर इन लॉ की इनकम है जो फादर इन लॉ के हाथ में क्लबिंग प्रोविजन के कारण जाकर टैक्सेबल हो जाएगी। तो फादर इन लॉ के हाथ में जो इनकम रहेगी
ठीक है। फादर इन लॉ के हाथ में जो इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी 2,60,000 ऑलरेडी कंप्यूटेड। अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 51,450 और डॉटर इन लॉ के पास से आएगा 32,550 जो हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा फादर इन लॉ के 51,450 प्लस 2,60,000। तो बेटा टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट होगा ये होगा 3,44,000 इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये है हमारा करेक्ट आंसर 3,44,000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक नंबर के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा ये हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। श्योरली वहां पर हमें नोटिंग देनी होती है। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ने से पहले, हाँ ये बाद में जाकर आप भूल जाते हैं, तो इफ यू आर गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और अगर रेगुलर आप हमारे वीडियोस बेटा चाहते हैं जो अपडेट्स हैं आपको मिल जाएं, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा इमीडिएटली आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन प्रैक्टिकल आप इसे कह सकते हैं क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बेटा सेट ऑफ लॉसेस। मिस्टर हसी फॉर द प्रीवियस ईयर हैज business loss 1,30,000, income from the salary 2,40,000, speculation gain 1,10,000। बेटा जो इस बिजनेस लॉस हमारे पास है ये स्पेकुलेटिव इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर जो बिजनेस लॉस है ये सैलरी हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस लॉस बेटा है 1,30,000 रुपीज बराबर। अब ये 1,30,000 है और स्पेकुलेटिव गेन हमारे पास है 1,10,000। तो 1,30,000 का लॉस में से हम 1,10,000 रुपीज की इनकम को एडजस्ट करते हैं तो लॉस होता है अभी भी 20,000। अब ये 20,000 रुपए का हमारे पास बिजनेस लॉस है, मगर बिजनेस लॉस क्योंकि हम करंट प्रोविजन के अकॉर्डिंगली सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो बेटा ये 20,000 हो जाएगा कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सैलरी इनकम है 2,40,000 ये एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है टोटल इनकम फॉर इनकम टैक्स असेसमेंट इज दैट शुड बी 2,40,000 रुपीज। ठीक है, तो 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और हमारी इनकम रहेगी 2,40,000 रुपीज। आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेट ऑफ लॉसेस। माथुर स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन दी गई है, एंगेज्ड इन चेन कोल्ड चेन स्टोरेज है बेसिकली। ठीक है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 35 AD बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस 12 लाख। अब बेटा याद रखिएगा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, तो ये 12 लाख रुपए का लॉस आप केवल स्पेसिफाइड इनकम के साथ ही, स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, ये है असेसमेंट 16-17 लास्ट ईयर का, हमारे असेसमेंट 17-18 ड्यूरिंग द प्रीवियस 16-17 मतलब असेसमेंट 17-18 में हमारे पास इनकम है फ्रॉम द सेट बिजनेस इज 9 लाख। तो बेटा हमारे पास सेम बिजनेस का प्रॉफिट है 9 लाख, मतलब ये जो 12 लाख रुपए का लॉस है इसमें से 9 लाख रुपीस की इनकम को अगर आप सेट ऑफ कर देते हैं तो 3 लाख रुपए का हमारे पास लॉस अभी बच जाता है स्पेसिफाइड बिजनेस का। आगे its income it also has profit from trade in food grains of 6 लाख रुपीज। फूड ग्रेन की वो ट्रेडिंग करता है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम भी नहीं है बेटा। ठीक है, द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, अब यहां पर ये हमारे पास बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, इसका मतलब 3 लाख रुपए का जो लॉस होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और जो 6 लाख रुपए है ये हमारी इनकम होगी। ठीक है, करंट ईयर की। तो कंपनी की इनकम कितनी होगी 6 लाख रुपीज। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 Raghunath repaid during the previous year 2016-17 education loan of 60,000 and interest on education loan of 18,000 taken from the Punjab National Bank for his sons to pursue MS in Germany. The loan was taken in financial year 2008-9 and the payment commenced from the financial year 2009-10. The amount eligible for deduction under section 80E for the assessment year 17-18 is. बेटा ये क्वेश्चन सेक्शन 80E का है और 80E का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अगर एक इंडिविजुअल अपने लिए या अपने रिलेटिव के लिए एजुकेशन लोन लेता है तो इस पर जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन 80E में ले सकता है। तो नंबर 1 याद रखिएगा बेटा कि 80E में डिडक्शन केवल और केवल इंटरेस्ट की मिलती है, वहां पर हम ये जो प्रिंसिपल
जो लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो 60,000 तो पिक्चर से बाहर हो गया, मतलब ये जो पहला ऑप्शन है 60 और ये दूसरा 78 है बेटा, ये तो बेकार हो गए। तो या तो 18,000 रहेगा या 19,000 रहेगा। आइए चेक करते हैं। डिडक्शन मिलनी शुरू होती है इनिशियल असेसमेंट ईयर और उसके अगले 7 साल, मतलब कुल मिलाकर 8 साल। और इनिशियल असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जब पहली बार आपने इंटरेस्ट की रीपेमेंट की है बेटा, ठीक है। अब तो देखिए लोन की पहली रीपेमेंट, लोन लिया गया फाइनेंशियल ईयर 8-9 बराबर, मगर रीपेमेंट पहली बार कब की गई है 9-10। तो बेटा जो डिडक्शन मिलनी शुरू होगी वो शुरू होगी फाइनेंशियल ईयर 9-10 से, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2009-10, 1, 10, 11, 2, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 16, 17, 8। बेटा ये लास्ट है, ये है फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 16-17 का असेसमेंट ईयर होगा 17-18, सॉरी प्रीवियस ईयर 16-17 का असेसमेंट है 17-18। यस, दिस इज द लास्ट ईयर बेटा वी आर एलिजिबल। इसका मतलब अगर स्टूडेंट ने कंसेप्ट ध्यान से नहीं पढ़ा एंड स्टूडेंट ईयर ऑफ लोन से कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा तो बेटा उसका आंसर गलत हो जाएगा। बच्चे का याद रखिएगा, हमें ईयर ऑफ लोन से नहीं, ईयर ऑफ रीपेमेंट से 8 ईयर्स की कैलकुलेशन करनी होती है। सो दिस इज द लास्ट ईयर। यस, हमारा एसएससी दैट इज रघुनाथन इज एलिजिबल टू टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। तो डिडक्शन का अमाउंट होगा बेटा 18,000 रुपीज, ठीक है। बेटा इस पेपर के सारे जो की आंसर है, यहाँ पर तो हम केवल 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जो की आंसर है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट vgclasses.com पर जाकर आप फ्री डाउनलोड पर कर सकते हैं, या बाय जो ऑप्शन है वहाँ पर भी इनको डाउनलोड अपलोड किया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी नई वेबसाइट cscart.in पर जाकर आप ये सारे सॉल्यूशंस, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं एट वन प्लेस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो डायरेक्टली आप डाउनलोड ऑप्शन पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Shravan engaged in business paid monthly rent of 5,000 by check for his residence during the previous year 16-17. This is one of the rare question बेटा जो अमेंडमेंट पर एप्लीकेबल पर बेस्ड था। अमेंडमेंट बहुत सारी एक्सपेक्टेड थी, एग्जामिनर पूछेगा जो असेसमेंट 17-18 में एप्लीकेबल है, बिकॉज ये फर्स्ट पेपर था जिसमें अमेंडमेंट पूछी जा सकती थी, मगर एग्जामिनर ने हार्डली 1 या 2 अमेंडमेंट के ऊपर बेटा क्वेश्चन बनाया। दिस इज वन ऑफ इट। ये सेक्शन 80GG पर बेस्ड है। सेक्शन 80GG में क्या हुआ था, जो डिडक्शन की लिमिट होती थी 2,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 5,000 पर मंथ कर दिया गया था। तो श्रवण ने जो बिजनेस में एंगेज है पेड मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपीज बाय चेक फॉर हिज रेजिडेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17। हिज एडजस्टेड टोटल इनकम इज 3,40,000। द अमाउंट ऑफ एलिजिबल फॉर डिडक्शन इज, अब देखिए जब हम 80GG की बात करते हैं बेटा, 80GG में हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं, एक लिमिट हमारे पास क्या होती है 1:25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम है 3,40,000, तो 3,40,000 का 25% हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इट शुड कम 85,000। यस, 85,000 रुपीज। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। देन जितना रेंट पे किया है, रेंट पेड, इसमें से माइनस कर देते हैं 10% ऑफ ATI या AGTI, ठीक है। अब रेंट पेड कितना है क्वेश्चन में, रेंट पेड है बेटा 5,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 5,000 रुपीज पर मंथ, और माइनस करेंगे 10% ऑफ 3,40,000। सो ये होगा 60,000 माइनस 34,000 एंड सेकेंड ऑप्शन में आएगा 26,000। और थर्ड बेटा जो हमारे पास होता है मैक्सिमम लिमिट 5,000 पर मंथ, जो अब रेज हो गई है, पहले ये होती थी 2,000 पर मंथ। अगर 2,000 के हिसाब से लेते तो ये आता 24,000, 5,000 रुपए के हिसाब से लेंगे तो ये आएगा 60,000। तो यस, अगर किसी स्टूडेंट ने अमेंडमेंट नहीं पढ़ी थी तो ये 24 आता और ये मिनिमम होता, बट अभी जो मिनिमम हमारे पास रहेगा बेटा लोअर, ये कितना रहेगा 26,000, ठीक है। सो एलिजिबल डिडक्शन सेक्शन 80GG इज 26,000। अगर किसी बच्चे ने अमेंडमेंट नहीं की होगी तो पक्का वो 24,000 रुपीज का आंसर देकर आता, तो करेक्ट आंसर इज बेटा 26,000। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है, सेक्शन 80G का। ये तो लड्डू क्वेश्चन है। सेक्शन 80G इज वन ऑफ द रेयर सेक्शन बेटा जिसकी डिडक्शन सभी एसएससी को मिलते हैं। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन इज अलाउड टू ऑल द एसएस, दैट इज एनी एसएससी, ठीक है।
The provision of alternate minimum tax under section 115 JC are applicable for LLP when the adjusted total income exceeds. यहां पर मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, सिंपली बेटा क्वेश्चन गलत है। ये हमारे पास है AMT। AMT किस व्यक्ति पर लगता है? AMT कंपनी पर नहीं लगता, किस किस पर लगता है जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। AMT जो हमारे पास लगता है ये लगता है इंडिविजुअल पर, HUF पर, AOP BOI पर, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर, पार्टनरशिप फर्म पर एंड लोकल अथॉरिटी पर। बेटा ये जो व्यक्ति हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बेटा इनके ऊपर AMT तभी लगता है अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए को क्रॉस करती है। मगर ये जो फर्म है इंक्लूडिंग LLP, बेटा इसे AMT फॉलो करना जरूरी है, इसके ऊपर एज सच कोई लिमिट नहीं होती। क्वेश्चन था द प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 JC आर एप्लीकेबल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म व्हेन द एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स नथिंग। बेटा इट इज मस्ट फॉर LLP, तो यहां पर ऑप्शन था नील, दैट LLP को AMT के प्रोविजन फॉलो करने जरूरी है, वहां पर कोई लिमिट नहीं है, तो चारों ही ऑप्शन हमारे पास गलत है। ठीक है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अलग से एक लेक्चर में इसके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर रिलेटेड टू AOP, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। मारुति एंड कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स विद इक्वल शेयर्स, none of the member has income exceeding the taxable limit. The total income of AOP is 5 lakh rupees. The income tax liability of AOP would be. अब ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं, इवन 99% स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं क्योंकि बहुत रेयरली इस चैप्टर में से बेटा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस बार आ गया, इस बार का तो पेपर ही रेयरेस्ट था जहां पर 8 से 10 क्वेश्चन गलत थे। बेटा अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मेंबर्स का शेयर डिफाइंड है, मतलब पता है किसकी कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, देखिए इक्वल शेयर लिखा है। ठीक है, बट किसी भी मेंबर की इनकम एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं करती है, ये देखिए नन ऑफ द मेंबर हैव इनकम एक्सीडिंग टैक्सेबल लिमिट। ठीक है, इन दैट केस इस AOP पर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है वो होता है जो टैक्स रेट इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 5 लाख रुपए की इनकम है AOP के हाथ में, ये इंडिविजुअल के स्लैब रेट पर एप्लीकेबल होगी। तो 5 लाख रुपए पर अगर आप टैक्स निकालते हैं, 250 पर पहला टैक्स हो जाएगा नील। ठीक है, और बाकी के बेटा 250 पर बचेगा 10% का रेट जो होगा 25,000 रुपए। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, और यहां पर आंसर में भी एक ऑप्शन दिया गया है बेटा, ये क्या है देखिए, यहां पर कुछ स्टूडेंट ने सेक्शन 87A की रिबेट 5000 माइनस कर दी है, फिर निकाला 20,000 रुपए और उसके ऊपर निकाल दिया 3% ECN SHEC 600, तो आंसर आ गया 20,600। जी नहीं बेटा, ये गलत है कैलकुलेशन। रीजन बीइंग, सिर्फ फर्म इस AOP के ऊपर रेट इंडिविजुअल का एप्लीकेबल होगा, सारे बेनिफिट्स इंडिविजुअल के नहीं मिलेंगे। सेक्शन 87A का बेनिफिट केवल और केवल किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलता है बेटा, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये नहीं माइनस करना है। 25,000 पर आप 3% का ECSHEC ऐड करेंगे 750। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ये होगा 25750। हाँ जी, ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये 10 क्वेश्चंस हमारे पास थे। बाकी कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत टाइम से स्टूडेंट्स बेटा टैक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट के लिए डिमांड कर रहे थे, तो रिसेंटली हमने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है CSCART.in। अगर आपको टैक्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट CS का चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर CS। जी हाँ, ये CA के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, CMA के नहीं मिलेंगे, एंड ऑल द लेक्चर्स आर स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड फॉर CS स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर अभी तक आपने आंसर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।